नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, देश में एक भयंकर भूचाल आने वाला है और इसका कारण है कि एनआईए ने 1000 स्थानों पर छापे मारे हैं, जिसमें पंजाब, हिमाचल, यूपी और राजस्थान के कुछ स्थान हैं। और इसमें कुछ ऐसा खुलासा होने वाला है कि भारत के कई राजनीतिक और कई जो राज्य सरकारें भी चपेट में आ जाएंगी। और दूसरा खुलासा हुआ है कनाडा से। कनाडा की पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो पन्नू और निज्जर की जो मौत हो चुकी है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। और षड्यंत्र कैसे रचते थे कि देखिए, जो युवा हैं पंजाब में, उनको वीज़ा दिलवाने का काम करते थे और उनको कनाडा में बुलाकर उनको खालिस्तान के लिए काम करने के लिए पैसा दिया करते थे। पंजाब से बहुत सारे युवा कनाडा पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ युवाओं के पास में पैसे नहीं होते थे वीज़ा के लिए, तो ये उनको पैसा देते थे और उनको वीज़ा दिलवा करके कनाडा में बुलाते थे। तो इससे ये अपनी जो खालिस्तानी समर्थकों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से। अब मैं दूसरा खुलासा बताता हूँ कि जो छापे पड़े हैं जो 1000 स्थानों पर एनआईए के, उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। और खुलासा ऐसा होगा कि हमारे जो भारत की राजनीति एकदम बदल जाएगी। अब मैं बताता हूँ इसकी जड़ें कहाँ तक पहुँच गई हैं। खालिस्तान के आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं भारत में, और ये एक बहुत दिनों से षड्यंत्र रचा जा रहा था। और इसमें जो पाकिस्तान की आईएसआई बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब मैं बताता हूँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था लोक बाल बिल के ऊपर, जिसमें अन्ना हजारे ने अनशन किया था। इस आंदोलन के समय बहुत सारे पंजाब से लोग ट्रकों में बिस्किट, खाना, पानी भर के बहुत सारे ट्रक यहाँ पर खड़े रहते थे, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट पंजाब से मिला था। और वो आंदोलन इसलिए किया गया था कि भारत सरकार जल्दी से लोकपाल बिल लाए और यहाँ पर लोकपाल की नियुक्ति करे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। और इसके संयोजक थे केजरीवाल। अब केजरीवाल के इतिहास बताता हूँ, थोड़ा पुराने समय जाना पड़ेगा। देखिए, केजरीवाल एक सरकारी नौकर थे, यूँ कहें कि एक IRS जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें एक अफसर थे। और इन्होंने 2006 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था पब्लिक कॉज फाउंडेशन। और इससे पहले इनको एक पुरस्कार मिला था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, मैग्सेसे पुरस्कार। तो इनका नाम था, तो इन्होंने संस्था बना ली। संस्था के थ्रू बहुत सारा पैसा विदेशों से लिया करते थे। इन पे आरोप लग रहे थे कि ये जो आपकी संस्था है पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, ये विदेशों से हवाला के जरिए अन्य जरिए पैसा ले रही है। तो जब इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया, तो फिर इन्होंने लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ी दिल्ली के अंदर, जिसमें अन्ना हजारे के लिए अनशन के लिए व्यवस्थाएं की, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ। और उसके बाद में जो किसान आंदोलन हुआ कोरोना के दौरान, उसमें भी बहुत सारा सपोर्ट पंजाब से मिला था। तो एनआईए को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि जो केजरीवाल ने शुरुआत में एक जो फाउंडेशन बनाया था, जिसका नाम था पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ तक तो केजरीवाल ठीक थे। लेकिन इसके बाद में जैसे ही ये कुछ खालिस्तानियों के संपर्क में आए, यानी विदेशों से इन्होंने पैसा लेना शुरू किया, यहीं से इनकी नीयत ख़राब हुई और यहीं से इनकी दिशा बदल चुकी थी। यानी ये कुछ षड्यंत्र में शामिल हो चुके थे और यूँ कहें कि खालिस्तानियों के चंगुल में फंस चुके थे। पैसा लेने के बाद में हो सकता है इनको ब्लैकमेल किया गया हो कि आप हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। तो अब जो पब्लिक रिसर्च फाउंडेशन था, उसके ही द्वारा जो आंदोलन किया गया था, इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था, बहुत सारा विदेशी फंड आया था। और उसके बाद में इनका ये प्लान था कि हम इस रिसर्च के ये आंदोलन के बाद में हम एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और उसके बाद हम दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में अपनी सरकारें बनाएंगे। और उसके बाद में जो लोग इसको पैसा दे रहे थे, आईएसआई और खालिस्तानी, उसके बाद खालिस्तानियों को सपोर्ट करके खालिस्तान के आंदोलन को यहाँ पंजाब में वापस खड़ा किया जाएगा। और इस जो ये षड्यंत्र था, इसमें आईएसआई और खालिस्तानी बिल्कुल सफल हो चुके हैं। और आज यही कारण है कि देखिए, दिल्ली में सरकार बनी, उससे पहले
कोई खालिस्तान का नाम लेवा नहीं था, ना कोई आंदोलन जैसी चीज़ थी। जैसे ही दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनती है, ये खालिस्तानी दिल्ली के अंदर भी घुस जाते हैं, दिल्ली के अंदर भी आंदोलन शुरू कर देते हैं। और पंजाब में सरकार बनते ही तो ये खुलेआम सड़कों पर झंडा लेके निकल जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मैं बताऊं, अमृतपाल ने एक थाने का घेराव करके उसमें कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब भगवंत मान को अमित शाह ने दिल्ली बुलाया, समझाया कि यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और वहाँ पर हमें राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में लगाना पड़ सकता है। मजबूरी में अपनी सरकार को बचाने के लिए भगवंत मान ने कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर के अमृतपाल को पकड़ा और उसके बाद में उसको डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। और अब एक चीज़ और बताता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं या तो ये खालिस्तानी इसको ब्लैकमेल कर रहे थे या ये शामिल थे, क्योंकि इनके साथ, केजरीवाल के साथ में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे और उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। और जिसमें हम बात करें चाहे तो देवेंद्र यादव और हम बात करें जो कुमार विश्वास और आशुतोष जी और भी कई नाम आते हैं जिन्होंने इनका साथ इसीलिए छोड़ा कि इनको पता चल गया था कि ये खालिस्तानी आतंकवादियों से मिले हुए उनके लिए काम कर रहे हैं। और कुमार विश्वास ने कई मंचों पर ये कहा भी है कि ये खुलेआम कि ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं, केजरीवाल पीएम बनना चाहते हैं, ऐसी कई अभिलाषाएं उनकी बताई थी। लेकिन किसी देशवासी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने कहा ऐसे राजनीति में आरोप लगते रहते हैं। केजरीवाल ने भी बहुत आरोप लगाए थे और अब ये लगा रहे हैं केजरीवाल के ऊपर, तो ये राजनीति का हिस्सा। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वास्तव में ये बात सही है, इसलिए जो अच्छे लोग थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। अब आपको एक बात मालूम होगी कि शराब कांड में केजरीवाल को बुलाया गया था सीबीआई ने पूछताछ के लिए। तो ये शराब कांड में कम और ये जो खालिस्तानी सपोर्ट से जो आंदोलन हो रहा है और इसमें खालिस्तान का कितना समर्थन है इनके साथ में, इसके लिए भी पूछताछ इनसे हो चुकी है। तो ये जड़ें खालिस्तानियों की आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है और ये सरकार बनाई गई है आम आदमी पार्टी की खालिस्तानियों द्वारा। और मुझे लग रहा है कि अब जो छापे पड़ेंगे इसमें केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के कई नेता चपेट में आएंगे और देखिएगा अभी कुछ हफ्तों के बाद में क्या कुछ होने वाला है। इसीलिए मुझे लग रहा है ना तो केजरीवाल की ज़बान भी बिल्कुल बंद हो चुकी है, कोई भी कहीं भी जो एनआई के छापे पड़े कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कनाडा प्रकरण में कुछ नहीं बोल रहे हैं, खालिस्तान के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इसीलिए एक प्रकरण और हो चुका है कि जो INDIA गठबंधन बना था उसमें अभी कल आपने सुना होगा कि नीतीश जी धीरे धीरे जो NDA गठबंधन की तरफ ये फिर से इन्होंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और INDIA से दूरी बनाते जा रहे हैं। और इनसे कल जब सवाल भी पूछा गया था कि किसी पत्रकार ने पूछा था कि मुझे लग रहा है कि आप वापस NDA गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, तो उस समय भी उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया था, स्पष्ट कुछ बोला नहीं था। तो ये उनको पता चल चुका है कि जैसे ही NI खुलासे करेगी और कुछ नए नए जो राजनीतिज्ञ बने हैं और वो चपेट में आएंगे तो INDIA बिखर जाएगा, इसलिए वो पहले से ही किनारा कर चुके हैं। अब एक खुलासा मैं और करता हूं कि जैसे देखिए अब कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पे हिंदुस्तान में बनी है तो जितनी फ्री की घोषणाएं केजरीवाल ने की हैं उतनी फ्री की घोषणाएं किसी ने नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको देश से कुछ लेना देना नहीं था, इन्हें तो चुनाव जीतना था और अपनी पंजाब में और दिल्ली के अंदर सरकार बनानी थी, वो इन्होंने बना ली। और अब दिल्ली घाटे में जाए चाहे पंजाब कर्ज लद जाए, जितना आपको पता ही है पंजाब के ऊपर बहुत सारा कर्ज लद चुका है, तनख्वाहें वहाँ पर जो नौकरी करते हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो इनको इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो बस सपोर्ट करना था खालिस्तानियों का, वो किया है। और अब ये खुलासे होंगे तो आरोप जब सामने आएंगे तो सच में हमारे देश की राजनीति और आम आदमी को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया जाता है ये सामने आने वाला है। और सबसे बड़ा दुख मुझे ये है कि एक देशभक्त को, एक यूँ अन्ना हजारे जो बहुत ही अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने मोहरा बनाकर और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा काम करते हैं, ऐसा प्रकरण करते हैं, हमारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालकर इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि आने वाले समय में
हमारे देश की जनता को कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो दोस्तों, राजनीति के चक्कर में कोई नई पार्टी आती है तो संभल के रहिए, वो देश के साथ गद्दारी भी कर सकती है। तो आंख बंद करके किसी के सपोर्ट में ना आए, पहले उसको छानबीन कर लें। और एकदम से जो चीज़ ग्रो करती है, आपने देखा होगा, उतनी तेज़ी से वो नष्ट भी होती है। आपने कुछ प्रकृति में कुछ चीज़ें देखी होंगी, कुछ सीज़न में आती है, जैसे बारिश के समय, और बहुत जल्दी कोई वनस्पति उग जाती है तो एक ही सीज़न के लिए होती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। और ऐसे कुछ शीशम जैसे वृक्ष होते हैं जो उगते ही धीरे धीरे और वो बरसों तक खड़े भी रहते हैं। तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं और वो एक हमारे देश के लिए एक बट वृक्ष का काम करेंगी, देश को छाया देंगी। ये कुछ ही दिनों में कुकुरमुत्तों की तरह उगने वाली, कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगी। ये हमें ज़्यादा दिनों तक ना तो देश की सेवा कर सकती हैं, ना हमारे लिए कुछ काम कर सकती हैं। इनका मकसद सिर्फ किसी न किसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके, अपना उल्लू सीधा करके मुख्यमंत्री या पद पे बने रहना होता है। तो बड़ा मुश्किल हो गया है हम खुद को बचाना इन ठगों से। तो देशवासियों, कैसे बचाओगे ऐसे ठगों से? आप थोड़ा बच के रहिएगा। और देश पे जो संकट ऐसे लेकर आते हैं उनको कभी माफ़ न किया जाए, और आप हम मिलकर काम करेंगे तभी देश बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे साथ हैं आप और हमारी बातें सुन रहे हैं। आपको और भी कई ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि हमारा देश के लिए कुछ फ़ायदा हो सके, आपको कुछ अनुभव हो सके। तो ये ज़रूरी भी है ये बातें बताना, और समझनी भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि भारत का मतदाता अब धीरे धीरे परिपक्व तो होता जा रहा है। किसी लालच में न पड़ कर के देश के लिए वोट डालने जाएगा, वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। नमस्कार दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।